11th ऑफ दिसंबर 2021 महाराष्ट्र का माथेरन घूमने फिरने की एक बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन जगह है और 11 दिसंबर 2021 को एक कपल यहाँ पर घूमने के लिए आया था। उन्होंने वहाँ का सारा हिल स्टेशन देखा, हर जगह उन्होंने बहुत अच्छे से बारीकी से चेक की थी। उसके बाद में रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय हो जाता है और 11 बजे के आसपास का जब समय हो जाता है तो ये जो कपल था ये सोचता है कि आज रात हम लोग यहीं पर स्टे करेंगे। अगर कोई बेहतरीन होटल मिल जाता है तो उसके अंदर ही हम लोग स्टे कर लेंगे और सुबह को वापस से अपने घर चले जाएंगे। उसके बाद में रात में वो लोग एक होटल में पहुंचते हैं और 11 o'clock वो लोग उस होटल में स्टे कर जाते हैं एंड सुबह को ऑलमोस्ट सुबह के 7 o'clock के आसपास उसी होटल स्टाफ का एक लड़का उनके रूम के आसपास जाता है और उसके बाद में उनके रूम के डोर को नॉक करता है ये पूछने के लिए कि सुबह के नाश्ते में उन्हें क्या चाहिए है। लेकिन ये लड़का बार बार नॉक करता है लेकिन उसके बावजूद भी इस होटल के कमरे के अंदर से एक भी आवाज़ नहीं आती है। लड़का सोचता है कि हो सकता है कि ये जो कपल हैं अभी भी सोए हों, इसलिए ये डिसाइड करता है कि अभी वापस लौट जाता हूँ और थोड़ी देर के बाद आकर फिर से मैं इनको रीचेक करूँगा। एंड 1-2 घंटे के बाद में वो लड़का फिर से वापस आता है। 1-2 घंटे के बाद में वापस आने के बाद में वो लड़का फिर से वो डोर नॉक करता है लेकिन उसके बावजूद भी अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब लड़का बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसके बाद में वो होटल के मैनेजर के पास जाता है। होटल के मैनेजर के पास जाने के बाद में कहता है कि इस तरीके का एक रूम है, उस रूम पे मैं 2 बार डोर नॉक कर चुका हूँ लेकिन उसके बावजूद भी उस कमरे के अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही है। होटल का जो मैनेजर होता है वो उस लड़के से कहता है कि तुम लोग जाकर अपना काम करो, उस कपल को सोने दो। जब वो कपल सो के उठेगा तो वो खुद नाश्ता करने के लिए बाहर आ जाएगा। उसके बाद में होटल का जितना भी स्टाफ होता है वो सारा का सारा स्टाफ अपने कामों में लग जाता है। 11 o'clock का समय हो जाता है। उसके बाद में जो मैनेजर होता है वो सोचता है कि 11 बज चुके हैं लेकिन ये जो कपल्स हैं ये अभी तक नहीं उठा है। अब तो इस कपल्स को जाकर एक बार उठाना ही पड़ेगा। तो जो मैनेजर होता है वो उनके रूम के पास पहुंचता है और उनके डोर को नॉक करता है लेकिन मैनेजर के डोर नॉक करने के बाद भी इस रूम से कोई भी रिस्पांस नहीं आ रहा था। उसके बाद में मैनेजर उस दरवाजे को बार बार नॉक किए जा रहा था लेकिन बार बार दरवाज़ा नॉक किए जाने के बाद भी अंदर से कोई भी ना तो दरवाज़ा खोल रहा था और ना अंदर से कोई रिस्पांस आ रहा था। इस वजह से मैनेजर जब ज़्यादा परेशान हो जाता है तो उसके पास में एक मास्टर की होती है। उस मास्टर से ये उस रूम का दरवाज़ा खोल देता है और मैनेजर जब दरवाज़ा खोलता है तो अंदर का नज़ारा देखकर वो दंग रह जाता है। दरअसल उस कमरे के अंदर जो कपल जिन्होंने रात को चेक इन किया था वो कपल्स उस कमरे के अंदर मौजूद ही नहीं था। उसके बाद में जो मैनेजर होता है ये पूरे कमरे को बहुत अच्छे से चेक करता है लेकिन कहीं पर भी किसी का भी कोई पता नहीं था। लेकिन इस कमरे के अंदर से कुछ अजीब तरीके की स्मेल आ रही थी। जब इस तरीके की स्मेल को मैनेजर देखता है तो उसके बाद में वो बेड के नीचे झांक कर देखता है और बेड के अंदर जब वो झांक के देखता है तो बेड के अंदर का जो नज़ारा होता है ये उस मैनेजर को अंदर तक हिला के रख देता है क्योंकि उस बेड के नीचे एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी। लाश इस अवस्था में थी कि उसके जिस्म पर एक भी कपड़े का कोई भी टुकड़ा नहीं था। लड़की पूरी तरीके से नेकेड थी, यानी डेड बॉडी इस तरीके से थी कि उसके सर को भी किसी ने काट लिया था, सर भी उसका मौजूद नहीं था। आखिर उस लड़की के साथ में ये सब कुछ किसने किया था? वो मरने वाली लड़की उस होटल के अंदर कौन थी, कैसे आई, यही सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। वेलकम टू द शो। मेरा नाम है शावेज मलिक और आप लोग देख रहे हैं हिडन ट्रूथ। मैनेजर ने ये देखते ही तुरंत पुलिस को कॉल कर दिया और थोड़ी ही देर के बाद में वहां पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस इस पूरे ही कमरे को बहुत ही बारीकी से चेक करती है। सारी ही चीज़ें बहुत ही बारीकी से चेक करने के बाद में पुलिस ये देखने की कोशिश कर रही थी कि ये जो लड़की इस होटल के अंदर इस बेड के नीचे इस अवस्था में मिली है, आखिर ये मरने वाली लड़की कौन है। सारी ही चीज़ें पुलिस बहुत बारीकी के साथ में चेक कर चुकी थी लेकिन अभी भी पुलिस को कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला था जिससे ये पता चल सके कि ये मरने वाली लड़की आखिर कौन है। लेकिन उसके बाद में पुलिस की नज़र उस लड़की के हैंड पर जाती है जहां पर एक टैटू बना हुआ था। देखने से ऐसा लग रहा था कि इस लड़की ने शायद अपने हैंड पर किसी का नाम गुदबाया था लेकिन जिसने इस लड़की का कत्ल किया था उसने शायद उस नाम को छुपाने के लिए उस लड़की के उस हाथ पर इतनी बार स्क्रैच किया था कि उसको पूरी तरीके से मिटा दिया गया था। एंड उसके बाद में पुलिस वाले अब ये देखने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार जिस लड़की का मर्डर यहाँ पर हुआ है और जो लड़का इसके साथ में आया था वो कौन थे। इसलिए वो जाकर होटल की उस बुक को देखने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पर इन्होंने चेक इन करने से पहले अपना एड्रेस और अपना नाम लिखाया था। लेकिन दोस्तों जब पुलिस उस होटल के उस डायरी को चेक करती है जिसमें सारी डिटेल लिखी गई थी तो उसमें इस लड़की का नाम रुबीना बेगम
और जो लड़का इसके साथ में आया था उसका नाम अमजद खान बताया था। लेकिन बड़ी हैरानी की बात यहाँ पर पुलिस के लिए ये थी कि होटल स्टाफ ने इन दोनों ही लोगों से किसी भी तरीके का कोई भी आईडी प्रूफ नहीं लिया था। इससे ये पता लगाना बड़ा मुश्किल था कि इन लोगों ने जो अपने नाम लिखाए हैं क्या वो ओरिजिनल है या फिर फेक नाम लिखाए हैं। उस डायरी के अंदर जो एड्रेस लिखा हुआ था, पुलिस उस एड्रेस पर पहुंचती है और वहां पर पहुंचने के बाद में पुलिस रुबीना बेगम और अमजद खान के बारे में पता करती है। लेकिन वहां पर पूछताछ करने के बाद में पुलिस को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात पता चलती है कि रुबीना बेगम और अमजद खान नाम के यहाँ पर कोई भी व्यक्ति एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। उसके बाद में पुलिस वालों को तुरंत कंफर्म हो जाता है कि लॉगबुक पर जो एड्रेस और जो नेम लिखवाए गए हैं ये कोई सच नेम नहीं है बल्कि फेक हैं। एंड आफ्टर दैट पुलिस वाले उस होटल के जितने भी सीसीटीवी कैमरास होते हैं उन सीसीटीवी कैमरास को चेक करते हैं। उन सीसीटीवी कैमरास की फुटेज में वो जो कपल था वो दिखाई पड़ रहा था। लेकिन पुलिस वालों के लिए मुश्किल यहाँ पर यह थी कि उस समय कोविड का समय चल रहा था और कोविड के समय पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो मास्क पहना करते थे, क्योंकि उन दिनों मास्क पहनना कंपलसरी था। अब ऐसे में मास्क इन लोगों ने भी पहन रखा था, इसलिए पुलिस को इन दोनों को पहचान पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। उसके बाद में पुलिस उन सीसीटीवी कैमरास की जितनी भी पूरी रात की फुटेज होती है उन सारी फुटेज को चेक करती है। तो पता ये चलता है कि जब इन लोगों ने चेक इन किया था तो ये दोनों साथ में थे, लेकिन उसके कुछ घंटों के बाद में वो जो लड़का था उसने चेकआउट किया था और चेकआउट भी उसने इस तरीके से किया था कि उसने किसी भी होटल के स्टाफ को कोई भी सूचना नहीं दी थी। सीसीटीवी फुटेज में ये देखा जा सकता था कि वो लड़का जो था वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में था और उसकी पीठ पर एक बैग लदा हुआ था और वो इस तरीके से दिखाई पड़ रहा था कि जैसे बहुत ज़्यादा घबराया हुआ हो। तमाम तरीके के सीसीटीवी फुटेज पुलिस जो है खंगालती है। उसके बाद में पुलिस को ये पता लगता है क्योंकि माथेरन जो है वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादातर इलाकों में सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं। लेकिन ये जो लड़का था ये ऐसी जगह पर जाने की कोशिश कर रहा था जहाँ पर सीसीटीवी कैमरा मौजूद ना हो। एंड पुलिस ने सारे ही सीसीटीवी कैमरास को जब खंगाला तो पुलिस को ये पता चला कि ये लड़का किसी ऐसी सुनसान जगह पर गया था जहाँ पर कोई भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद ना हो। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि ये लड़का जब उस जगह पर गया था तो इसकी पीठ पर वो टूरिस्ट बैग लदा हुआ था, लेकिन जब वापस आता है तो इसके पास में वो टूरिस्ट बैग मौजूद ही नहीं होता है। उसके बाद में पुलिस सीसीटीवी के थ्रू उस लड़के को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद में पता चलता है कि ये लड़का जो था वो वहाँ से जा चुका था। उसके बाद में पुलिस वाले उस एरिया में जाते हैं जहाँ से वो लड़का सीसीटीवी फुटेज में आता हुआ दिखाई पड़ रहा था और जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर पुलिस को एक पॉलीथीन मिलती है। उस पॉलीथीन को जब खोला जाता है तो पुलिस वालों के पांव तले से ज़मीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उस पॉलीथीन के अंदर कुछ और नहीं था बल्कि होटल के अंदर जिस लड़की का शव पड़ा हुआ था इस पॉलीथीन के अंदर उसका सर मौजूद था। पुलिस वाले उस पूरी जगह को बहुत ही बारीकी से चेक करते हैं तो वहाँ पर पुलिस वालों को एक और बैग मिलता है। पुलिस वाले जब उस बैग को खोल कर देखते हैं तो उसमें एक हॉस्पिटल का एड्रेस होता है, शायद जैसे कोई बिलिंग का पर्चा बनवाया हो। उसके बाद में पुलिस वाले जब देखने की कोशिश करते हैं तो महाराष्ट्र में गोरेगांव में एक ही हॉस्पिटल पड़ता है, उसी हॉस्पिटल का ये पर्चा था। एंड आफ्टर दैट पुलिस वाले अब ये खोजने की कोशिश करते हैं कि इस पर्चे पर आखिरकार किस लड़की का नाम लिखा हुआ है। अब जैसे ही पुलिस वाले उस पर्चे को खंगालते हैं तो पता ये चलता है कि ये लड़की जिसका नाम रुबीना बेगम बताया गया था उस लड़की का नाम तो पूनम पाल था। एंड आफ्टर दैट पुलिस को उसमें एक फ़ोटोग्राफ्स मिलती है। उस फोटोग्राफ्स के आधार पर पुलिस वाले महाराष्ट्र के उस गोरेगांव के हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और वहां पर पहुंचने के बाद में जब इस लड़की की छानबीन शुरू करते हैं तो पुलिस को ये पता चलता है कि वहां पर ये लड़की अपने हस्बैंड के साथ में शायद अपना कुछ ट्रीटमेंट कराने के लिए आई थी। एंड पुलिस वालों को कुछ और चीज़ें भी पता चलती हैं, क्योंकि जिस दिन ये लोग हॉस्पिटल के अंदर आए थे उस दिन इन लोगों के पास में कैश मौजूद नहीं होता है और उसी दिन इन लोगों ने पेमेंट को यूपीआई के थ्रू किया था। एंड आफ्टर दैट पुलिस वाले उस यूपीआई के थ्रू उस व्यक्ति का मोबाइल नंबर और उसकी सारी डिटेल लेते हैं और जो नंबर पुलिस वालों को मिला था पुलिस वाले उस नंबर के आधार पर जब उस नंबर पर कॉल लगाते हैं तो वो नंबर स्विच ऑफ बताता है। ये जो नंबर पुलिस को मिला था इस नंबर को लास्ट बार एक्टिव माथेरन में ही देखा गया था और उसके बाद से जब से ये नंबर स्विच ऑफ हुआ था एक बार भी ये नंबर स्विच ऑन ही नहीं हुआ था। अब नंबर माथेरन में मिला था और उसके बाद में कभी एक्टिव हुआ नहीं। पुलिस वाले उस व्यक्ति का नाम निकालने की कोशिश करते हैं कि किस नाम पर यह नंबर रजिस्टर्ड है तो पता चलता है कि ये नंबर किसी राम सिलोचन नाम के व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है। एंड उसका एड्रेस निकालते हैं और पुलिस वाले उस राम सिलोचन के घर पर पहुंच जाते हैं। एंड पुलिस वाले जब राम सिलोचन के घर पर पहुंचते हैं तो उस समय राम सिलोचन घर पर ही मौजूद होता है। राम सिलोचन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। पुलिस वाले राम सिलोचन से पूछताछ करते हैं लेकिन राम सिलोचन पुलिस को इधर उधर की बातें बता देता है।
लेकिन पुलिस वाले जब राम सुलोचन के ऊपर सख्ती दिखाते हैं तो राम सुलोचन पुलिस के सामने बोलने लग जाता है। राम सुलोचन पुलिस को बताता है कि वो पूनम से बेइंतहा मोहब्बत किया करता था। दोनों ही पति पत्नी एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत किया करते थे और उसके बाद में पूनम ये समझती थी कि राम सुलोचन बहुत ही ज़्यादा ओपन माइंडेड बंदा है। इसलिए राम सुलोचन एक दिन पूनम से ये सवाल करता है, उसके पास्ट के बारे में पूछता है। पूनम तो यही जानती थी कि उसका पति बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड है, अगर उसको अपने पास्ट के बारे में बता देगी तो कोई भी प्रॉब्लम्स होनी नहीं है। उसके बाद में पूनम जो थी अपने पास्ट में जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके बारे में सारी डिटेल राम सुलोचन को बता देती है और पूनम ये भी बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड के साथ में फिजिकल एक्टिविटीज़ की हैं। ये बातें कहीं ना कहीं राम सुलोचन को खटक जाती हैं। उसके बाद में वो अपनी पत्नी पूनम को लेकर माथेरन पहुंचता है घुमाने के बहाने और रात के तकरीबन 11 बजे के आसपास उसको होटल में लेके जाता है। उसके बाद में दोनों सो जाते हैं और जब पूनम सो जाती है तो उसी समय राम सुलोचन उठता है और पहले तो पूनम के गला दबाकर हत्या करता है और बाद में उसके सर को काट कर अपने साथ ले जाता है। और राम सुलोचन ने यह सब कुछ इसलिए किया था ताकि शव की पहचान ना हो सके, इसीलिए उसने उसके तमाम कपड़े निकाल दिए थे, इसीलिए उसने उसके हाथ पर गोदा हुआ जो टैटू नाम था पूनम उसको मिटा दिया था। क्योंकि कई सारे केसेस में ऐसा होता है कि अगर डेड बॉडी की शिनाख्त ना हो सके तो पुलिस वाले उस केस को बंद कर देते हैं और राम सुलोचन भी यही चाहता था। इसीलिए उसने माथेरन की उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन को सुना जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं और इसीलिए उसने उस डेड बॉडी के सर को काट लिया था और इसीलिए उसने उसके हाथ पर लिखा हुआ टैटू मिटाया था और इसीलिए उसने उसके कपड़ों को पूरी तरीके से निकाल लिया था। दोस्तों, पुलिस ने इस केस को मात्र 12 घंटों के अंदर ही सुलझा लिया था और उसके बाद में इसी के साथ में ये जो केस था वो क्लोज होता है। दोस्तों, इसी तरीके की वीडियोस जो डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में मैं बना रहा हूँ, आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, अपना प्यार दिखाइए ताकि आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन क्राइम डॉक्यूमेंट्री हमारे इस चैनल के माध्यम से मिल सके।